हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए भूगोल के 4th चैप्टर का पार्ट 1। तो इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी मानव भूगोल, जो कि हमारा 4th चैप्टर है। तो हम लोगों ने 1 2 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने 1 2 3 चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। हम लोगों ने यानी जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यानी स्टार्ट करते हैं। मानव विकास, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है मानव विकास। तो चलिए, क्या है सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, मानव विकास क्या है। चलिए, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ही है कि मानव विकास है क्या। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। उत्तर में आपका देखिए यहाँ पे मानव विकास की परिभाषा के लिए मानव विकास को विकास के प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो मानव विकास है उसकी परिभाषा को परिभाषित करने के लिए उसको विकास के प्रकार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो लोगों की क्या करता है, जो लोगों की पसंद को बढ़ाता है। तो मानव विकास क्या करता है, लोगों की पसंद को बढ़ाता है और जो उनके जीवन को क्या करता है वो बेहतर बनाता है। तो आपको समझ में आ गया, मानव विकास क्या करता है, लोगों की पसंद को वो बढ़ाता है और उनके जीवन में यानी उनको जीवन को क्या करता है वो बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो चलिए, यहाँ पे है मानव विकास की 4 अवधारणाएं हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो मानव विकास है उसकी 4 अवधारणाएं हैं। क्या क्या है देखिए यहाँ पे। फर्स्ट में आपका समता यानी इक्विटी। सेकंड में आपका यहाँ पे है सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पे क्या है आपका थर्ड में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। और आपका डी में है सशक्तिकरण यानी इम्पावरमेंट। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, यानी मानव विकास की कितनी अवधारणाएं हैं, 4 अवधारणाएं हैं। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। चलिए, ये अवधारणाएं मानव विकास पर आधारित हैं। जो ये 4 अवधारणाएं हैं ये क्या है, मानव विकास पर क्या है, ये आधारित है और मानव विकास के स्तंभ कहलाती हैं। तो ये जो 4 अवधारणाएं हैं वो क्या कहलाती है, जो मानव विकास के स्तंभ कहलाती है। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग इन चारों के बारे में। चलिए, क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है समता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समता का अर्थ है किसी व्यक्ति को समान अवसरों की उपलब्धता। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, जो समता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को समान अवसरों की उपलब्धता। यानी जो समता होगा यानी हर व्यक्ति को उसको अवसर क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। लिंग, नस्ल, आय और जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच। यानी क्या बोला जा रहा है, समता में क्या होनी चाहिए, उसको लिंग और नस्ल और आय और जाति के आधार पर यानी बिना किसी भेदभाव के आधार पर उसको जितनी भी सारी अवसर हैं यानी जो अपॉर्चुनिटी है सब उसको समान मिलना चाहिए। एक गुणवत्तापूर्ण जीवन तभी संभव है, बोला जा रहा है एक गुणवत्तापूर्ण जीवन तभी संभव है जब मानव होने के आधार पर संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाए। यानी बोला जा रहा है एक यानी जो जीवन हमारा गुणवत्तापूर्ण तभी होगा जब हमें क्या होगा, संसाधनों में यानी क्या होगा, समान अधिकार होगा, समान पहुंच होगा। तो हम लोगों ने समता के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्या है, सतत पोषणीयता। तो देखेंगे सतत पोषणीयता के बारे में, क्या होता है सतत पोषणीयता। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यह अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता को दर्शाता है, यानी कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है। कौन, सतत पोषणीयता किसकी, अवसरों की उपलब्धता में। चलिए, मानव विकास तभी संभव है। तो मानव विकास तभी संभव है जब किसी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए अवसर उपलब्ध हो। तो क्या बोला जा रहा है, किसी देश का विकास तभी संभव होगा जब क्या होना चाहिए उसके लिए, यानी जो उसका वर्तमान और जो भविष्य के लिए जो अवसर है उसको क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो भी होना चाहिए और फ्यूचर के लिए भी होना चाहिए, भविष्य के लिए भी अवसर होना चाहिए, तभी उस देश का विकास हो पाएगा। चलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगली पीढ़ी के लिए संसाधन तक
समान पहुंच उपलब्ध हो। और क्या बोला जा रहा है, और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसके लिए भी क्या होना चाहिए, जितनी हम संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी उतना ही संसाधनों का इस्तेमाल करे, तभी जो होगा यानी विकास हो पाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्या है, थर्ड में क्या था हमारा, उत्पादकता। तो क्या होता है उत्पादकता, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये सारे जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बढ़िया से सुनना है, देखना है। चलिए क्या है उत्पादकता। उत्पादकता को देखेंगे हम लोग, मानव श्रम, मानव श्रम उत्पादकता या उत्पादकता मानव कार्य के संदर्भ में मानव विकास के संबंध में उत्पादकता को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मानव श्रम है उत्पादकता या उत्पादकता मानव कार्य के संदर्भ में मानव विकास के संबंध में उत्पादकता को संदर्भित करता है। एक राष्ट्र को अपने उत्पादक श्रम में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके निवेश करना चाहिए। यानी क्या बोला जा रहा है, यानी जो कोई भी कंट्री है उसको क्या करना चाहिए, जो उसका जो श्रम उत्पादक है उसकी यानी उसको क्या करना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, शिक्षा और प्रशिक्षण और प्रदान करना चाहिए। यानी उसमें क्या करना चाहिए, उसको निवेश करना चाहिए, किसमें, स्वास्थ्य सुविधाएं में, शिक्षा में, प्रशिक्षण में, तभी उस देश का विकास हो पाएगा। क्योंकि जो यानी जो उत्पादक श्रम है, जो हमारे मजदूर है, वही क्या है, एक विकास करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। तो उसको और क्या करेंगे हम लोग, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, शिक्षा प्रशिक्षण देंगे, तो हमारे देश का विकास और भी हो जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षित लोग विकास में क्या करेंगे, जो स्वास्थ्य होंगे और जो शिक्षित लोग होंगे वो विकास में क्या करेंगे, अस्वस्थ और अनपढ़ लोगों से ज़्यादा योगदान देंगे। अगर हमारे देश में क्या होगा, यानी जो लोग स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे और जो अस्वस्थ और अनपढ़ लोग होंगे उनसे क्या करेगा, वो ज़्यादा योगदान देगा, ज़्यादा वो देश का विकास करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, यानी जो निवेश पूंजी का जो निवेश करना चाहिए वो किस चीज़ में करना चाहिए, श्रमों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, शिक्षाओं के लिए और प्रशिक्षण आदि के लिए निवेश करना चाहिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग चौथा, क्या है चौथा में, सशक्तिकरण। तो क्या होता है सशक्तिकरण, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका अर्थ है चुनाव करने की शक्ति होना। यानी बोला जा रहा है सशक्तिकरण में क्या होता है, इसका अर्थ होता है चुनाव करने की शक्ति होना। यानी इसमें सबको अपना चुनाव का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता और क्षमताएं चुनाव करने की शक्ति और क्षमता को बढ़ा सकती है। यानी अगर लोगों को क्या होगा, स्वतंत्रता होगा, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चुन सकते हैं, उनके पास क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। किसको, शक्ति और क्षमता को बढ़ा सकती है, किससे, वो स्वतंत्रता और क्षमताओं के चुनाव से। तो उसको क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो फ्रीडम होना चाहिए, तभी क्या कर पाएगा, वो अपनी क्षमताओं को चुन पाएगा। चलिए, सरकार सुशासन और जन उन्मुख नीतियों के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ा सकती है। तो ये जो सरकार है सशक्तिकरण कैसे बढ़ा सकती है, सरकार सुशासन और जन उन्मुख नीतियों से, यानी जो पॉलिसी लगाई जाती है उस पॉलिसी से क्या कर सकता है, यानी जो सशक्तिकरण है उसको बढ़ा सकती है सरकार। अगर सशक्तिकरण बढ़ेगा, इससे क्या होगा, देश का विकास होगा, यानी मनुष्य का विकास होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन फर्स्ट ही था हम लोगों ने, यानी जो पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और जो उसकी 4 अवधारणाएं थी उसको भी हम लोगों ने कवर किया है। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, क्या है दूसरा क्वेश्चन में, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको क्वेश्चन में, लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इस कथन के समर्थन में आपको तर्क देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीवन तब सार्थक है। यानी बोला जा रहा है जीवन तब सार्थक है जब क्या हो, लोग स्वस्थ हो, हेल्दी हो, अपनी प्रतिभा यानी अपने टैलेंट को विकसित करने में सक्षम हो। जो उनके अंदर टैलेंट है उसको क्या करने में, विकसित करने में वो क्या हो, सक्षम हो। समाज में भाग ले और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या हो, वो स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो, उसको किसी चीज़ की यानी रुकावट, उसकी रास्ते में रुकावट ना हो। इस तरह का जीवन मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
तो यह जो इस तरह का जो जीवन होगा मानव विकास का एक क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होगा। चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन सेकंड भी कर लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, मानव विकास की अवधारणा को परिभाषित करें। तो आपको मानव विकास की अवधारणा को परिभाषित करना है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास को उस प्रकार के विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लोगों की पसंद को बढ़ाता है और उनके जीवन को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे मानव विकास को किस प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लोगों की यानी पसंद को बढ़ाता है और जो उनके जीवन है उनके जीवन को क्या करता है, बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, किस देश ने सकल राष्ट्रीय खुशी को किसी देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सकल राष्ट्रीय खुशी यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, क्या लिखा जाता है उसको, GNH। तो हमारे यहाँ पे यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको किससे मापा जाता है, GDP यानी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे क्या मापा जाता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट मापा जाता है वो यानी हैप्पीनेस को देखा जाता है कि लोग खुश है कि नहीं है। तो वो कौन सा देश है, यहाँ पे आपका है देश की प्रगति के उपाय के रूप में जो सकल राष्ट्रीय खुशी है GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, घोषित करने वाला देश कौन सा है, भूटान है। हम लोग यहाँ पे अपनी देश की यानी जो क्या है विकास हम लोग जो मापते हैं, देश का विकास को मापते हैं किससे मापते हैं, डेवलपमेंट को GDP से, लेकिन वहाँ पे क्या मापते हैं वो लोग, भूटान में GNH मापता है यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है। यानी आपको बताने हैं वो कौन सा देश है जिसका जो SDI यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें उसका सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर रहने वाला देश कौन सा है, नॉर्वे है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, यानी जो SDI रैंक सबसे ज़्यादा हाई किसका है, नॉर्वे का है। चलिए आपको ध्यान में रखने हैं हम लोग, यानी जो सेकंड पार्ट में करेंगे जो MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें हम लोग सारे को करेंगे, तो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में, मानव विकास सूचकांक HDI मूल्य में भारत के किस राज्य का सर्वोच्च स्थान है। तो आपको बताने हैं जो SDI जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत के कौन सा राज्य है जिसका स्थान सर्वोच्च है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा केरल राज्य का जो SDI रैंक है वो सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को। मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, आपको बताने हैं। यहाँ पे मानव विकास है तो उसका महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन सा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा, स्वस्थ जीवन और संसाधन मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला, आप लोग लास्ट तक क्लास को देखते रहिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाने हैं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको लास्ट तक क्लास को अटेंड करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो हम लोग इस पार्ट में यानी जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी को करेंगे, और जो सेकंड पार्ट आएगी उसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, समता मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, यानी जो समता है मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था यानी जो मानव विकास के कितने स्तंभ हैं, 4 पढ़ा था, उसमें से समता क्या है, एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। किन्हीं 3 मानवीय मूल्यों की व्याख्या कीजिए जो सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो देख लेते हैं हम लोग उत्तर, आंसर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। समता का अर्थ है सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। तो हम लोग पहले समता का मीनिंग देख लेंगे। समता का मीनिंग क्या होता है, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना,
यदि उपलब्ध अवसरों तक सभी की समान पहुंच हो, यानी जो आपको उपलब्ध अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है और उस उपलब्ध अवसरों में अगर सबकी क्या हो, पहुंच बराबर हो, समान हो, तो एक गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव होगा। और जितने भी अवसर हैं सबको अगर समान मिलेंगे तो उससे क्या होगा, एक गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव होगा, लोग गुणवत्तापूर्ण जीवन को जिएंगे। सभी को समान पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक 3 मानवीय मूल्य इस प्रकार हैं। तो अब किस प्रकार, यानी जो सभी को समान यानी अवसर मिलेगा उसके लिए 3 मानवीय मूल्य इस प्रकार है। तो देख लेंगे हम लोग कौन कौन से मानवीय मूल्य है। चलिए यहाँ पे आपका पहले में क्या है, जाति या नस्ल के भेदभाव के बिना समान अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे पहला मूल्य क्या है, यानी जाति या नस्ल के भेदभाव के बिना ही हम लोगों को क्या करना है, अवसर को प्रदान करना है। लिंग की परवाह किए बिना, यानी हमको लिंग नहीं देखना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर लिंग की परवाह किए बिना समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद क्या है, आय या वर्ग के भेदभाव के बिना समान अवसर, यानी क्या होना चाहिए, जाति या नस्ल को भी नहीं देखना चाहिए, लिंग को भी नहीं देखना चाहिए, या आय या वर्ग को भी नहीं देखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के उसको समान अवसर प्रदान करना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है विकास एक क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है जिसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। सकारात्मक का मतलब होता है यानी हमेशा पॉजिटिव होता है। विकास हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। किन्हीं 3 उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन का समर्थन कीजिए। तो आपको 3 उपयुक्त तर्क देने हैं और आपको समर्थन करने हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकास का अर्थ है एक गुणात्मक परिवर्तन। आपको यहाँ पे विकास का मीनिंग बताया जा रहा है, उसका मीनिंग क्या होता है, एक गुणात्मक परिवर्तन जो हमेशा सकारात्मक होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में कभी नहीं होगा विकास। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता है, विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मौजूदा परिस्थितियों में वृद्धि ना हो। यानी विकास कब होगा, जब जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें या क्या होगा, वृद्धि होगा, तभी विकास होगा। विकास तब होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपको वृद्धि होगा, लेकिन जब सकारात्मक वृद्धि होगा तब विकास होगा। अगर नकारात्मक वृद्धि होगा तो विकास हम लोग नहीं बोलेंगे उसको। तो इस विकास क्या होता है, हमेशा सकारात्मक होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग, यानी दिए गए कथन का समर्थन निम्नलिखित 3 तर्कों द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है, यानी 3 तर्कों के साथ आपको कथन का समर्थन करना है। हम लोग आप 3 कथन को देखेंगे, वो 3 कथन कौन कौन सा है। चलिए पहला में आपको क्या है, शब्द विकास एक गुणात्मक बदलाव के, यानी जो शब्द विकास है वो क्या करता है, एक गुणात्मक बदलाव को संदर्भित करता है जो हमेशा सकारात्मक होता है। यह तब होता है जब एक समय सीमा में, तो विकास कब होता है, जब एक समय सीमा में गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन आता है। ये आपको बार बार आ रहा है सकारात्मक वर्ड, तो आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें क्या होता है, सकारात्मक परिवर्तन होता है। यद्यपि विकास हमेशा वृद्धि से प्रभावित होती है। तो विकास हमेशा किससे प्रभावित होती है, वृद्धि से प्रभावित होती है, यानी वृद्धि होगा तभी विकास होगा। लेकिन केवल सकारात्मक और गुणात्मक वृद्धि के मामले में, तो मैंने आपको बताया वृद्धि होगा, सकारात्मक वृद्धि होगा तब विकास होगा। अगर नकारात्मक होगा तो विकास उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। तो विकास क्या होगा, हमेशा सकारात्मक और गुणात्मक वृद्धि के मामले में होगा। यदि कोई बच्चा ऊंचाई से बढ़ता है लेकिन मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, यानी उसकी हाइट बढ़ रही है लेकिन जो उसका मानसिक यानी जो दिमागी रूप से वो क्या है, सक्षम नहीं है, तो विकास के साथ नहीं होगा। तो ये क्या होगा, विकास नहीं होगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग अगला तर्क क्या है, बेहतर आर्थिक स्थिति वाले देश अधिक विकसित होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यानी जिस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी, वो देश क्या होगा, अधिक विकसित होगा। जबकि गरीब राष्ट्र कम विकसित होते हैं, और गरीब राष्ट्र यानी जो पुअर कंट्री होते हैं वो क्या होते हैं, कम विकसित होती है। लेकिन कई मामलों में आर्थिक विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन क्या होता है, कई मामलों में क्या होते हैं,
आर्थिक विकास का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप सबको पता ही है, यानी जो लाभ यानी जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, गरीबों तक पहुंचना चाहिए, वो किसी मामले में गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। किसी देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता, उनके पास जो अवसर है, जीने की स्वतंत्रता आदि विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, यानी जीने के लिए उनको क्या है उनके पास एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन कौन से? स्वतंत्रता। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला तर्क क्या है। अगला तर्क में बताया गया है आपको, डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास को एक विकास के रूप में वर्णित किया। एक ज्योग्राफर थे डॉक्टर महबूबुल हसन, उन्होंने मानव विकास को ऐसे विकास के रूप में वर्णित किया जो लोगों की पसंद को बढ़ाता है। तो क्या करता है मानव विकास? लोगों की पसंद को बढ़ाता है और जो उनके जीवन को क्या करता है, वो बेहतर बनाता है। उनका मानना था कि लोग सभी विकास के लिए केंद्रीय हैं और विकास का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थिति और वातावरण बनाना है। विकास का उद्देश्य क्या होता है? ऐसी स्थिति और वातावरण बनाना है जहां लोगों को सार्थक जीवन मिले। कैसा मिले जीवन? सार्थक मिले। सार्थक जीवन का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा जीवन जो वस्तुनिष्ठता से भरा होना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य, सामाजिक मामलों में भागीदारी और लोगों के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल हो। तो यहाँ पे डॉक्टर महबूबुल हक ने क्या बताया, आपने यहाँ पे पढ़ा। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? एक उदाहरण के साथ वृद्धि और विकास के बीच अंतर करना, यानी आपको अंतर करना है किसके किसके बीच में? विकास और वृद्धि के बीच में। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे किसको विकास किसको वृद्धि बोलेंगे। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। जो वृद्धि होता है वो किसको करता है? मात्रात्मक परिवर्तन होगा उसको वो संदर्भित करता है। इसका मान तटस्थ धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो वृद्धि क्या हो सकती है? धनात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। लेकिन विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। जो विकास क्या करता है? वो गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है और इसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विकास सकारात्मक हमेशा होगा, लेकिन वृद्धि क्या और धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मौजूदा परिस्थितियों में वृद्धि ना हो। यानी बताया जा रहा है आपको विकास कब होगा? जब जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। और वृद्धि जो होगा वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक समय में एक शहर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा है, एक समय में एक शहर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। यह संख्या बढ़ने के साथ ही बढ़ रही है। हालांकि अगर भोजन, आवास, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी आवश्यकताएं स्थिर रहती है तो विकास के साथ विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक जो शहर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, यहाँ पे संख्या तो बढ़ रही है, आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन भोजन, जो आवास है और जो शिक्षा है, जो बुनियादी आवश्यकता है, वो नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा उसको? यानी विकास तो बढ़ रहा है, लेकिन जो विकास के साथ जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे विकास के साथ विकास नहीं होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको बताने हैं जो मानव विकास है उसके जो उपागम है उनकी 3 विशेषताओं को व्याख्या करने बोला है। तो देख लेते हैं हम लोग आंसर। कल्याण दृष्टिकोण की विशेषताएं इस प्रकार है, यानी आपको यहाँ बताया जा रहा है जो कल्याण उपागम है यानी वेलफेयर अप्रोच है, उसकी जो 3 विशेषता है तो आपको इस प्रकार है। क्या है? मानव विकास का कल्याणकारी दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानव को सभी विकास गतिविधियों के लाभार्थी यूं या लक्ष्यों के रूप में देखता है। यानी जो वेलफेयर अप्रोच होगा, यानी जो कल्याणकारी उपागम होगा, उसमें क्या होगा? मानव की जो सभी विकास गतिविधियां हैं
जो लाभार्थी है, गतिविधियों के जो लाभार्थी है या जो लक्ष्य के रूप में उसको क्या करता है, देखता है। और दूसरा में क्या है आपका, इस दृष्टिकोण के अनुसार सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छता आदि जैसे कल्याण पर खर्च बढ़ाकर मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो कल्याण उपागम में क्या करता है सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और जो स्वच्छता आदि के क्या करता है, आदि पर खर्च कर बढ़ाकर जो मानव का विकास है उसको स्तर को बढ़ाने में क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब देखिए हम लोग अगला क्या है, इस दृष्टिकोण में लोग मानव विकास के लाभार्थियों के निष्क्रिय प्राप्त करता है। जो लोग होते हैं क्या होते हैं, ये प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी वो लेने वाले होते हैं। क्या लेने वाले होते हैं, यानी जो सरकार उनको प्रदान करती है वो क्या होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं। यानी जो फैसिलिटी सारे सरकार यानी इस कल्याण उपागम के जरिए प्रदान करती है उनके लिए क्या होते हैं, जो जनता होती है वो प्राप्तकर्ता होती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में मानव विकास के स्तंभों के रूप में समानता और स्थिरता, स्थिरता यानी आपको यहाँ पे बताया सतत पोषणीयता की अवधारणा की व्याख्या करने पे बोला है। तो यहाँ पे जो आपको बताने हैं समानता और जो सतत पोषणीयता है वो क्या होता है इसमें बताने हैं आपको। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर। जिस प्रकार कोई भी भवन स्तंभों द्वारा समर्थित होता है उसी प्रकार मानव विकास के लिए विचार को समानता और स्थिरता की अवधारणाओं द्वारा समर्थित किया जाता है। दोनों को नीचे समझाया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यानी जो कोई भी घर होता है वो बिना स्तंभ के, बिना खंभों के टिक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो मानव विकास है वो समानता और सतत पोषणीयता के बिना नहीं बढ़ सकता। तो देख लेंगे हम लोग सबसे पहले समता को, क्या होता है समता। चलिए समता यानी समता का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति को समान अवसरों की उपलब्धता, लिंग, नस्ल, आय और जाति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है जो समता का मीनिंग क्या होता है, समान अवसरों की उपलब्धता, उसको बिना लिंग, बिना नस्ल, आय, जाति और जो उसका आधार है उसके बिना आधार पर, उसको भेदभाव के आधार पर उसको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। एक गुणवत्तापूर्ण जीवन तभी संभव होगा, कब संभव होगा एक गुणवत्तापूर्ण जीवन, जब मानव होने के आधार पर संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाए। यानी अगर सभी लोगों को समान अवसर प्रदान होगी तो लोगों का जीवन क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। चलिए अब समता देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता यह अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता को दर्शाता है। तो सतत पोषणीय क्या दिखाता है, ये अवसर जो आपको मिल रहा है उसमें वो निरंतरता को दिखा रहा है, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। मानव विकास तभी संभव है जब किसी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए अवसर उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगली पीढ़ी के लिए संसाधन तक समान पहुंच उपलब्ध हो। यानी आपको बताया जा रहा है अगर आप कोई भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर को भी देखना है कि जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है उसको भी समान, यानी जो समान रिसोर्सेज है, संसाधन है, उसको भी समान मिलना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में विश्व में मानव विकास के लिए बुनियादी ज़रूरतों के दृष्टिकोण की व्याख्या करें। तो आपको बताने हैं विश्व में जो मानव विकास है उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो क्या क्या है, उसको व्याख्या करने के लिए बोला है आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग उत्तर, यहाँ पे आंसर देख लेते क्या होता है। दुनिया में मानव विकास के लिए बुनियादी ज़रूरतों का दृष्टिकोण शुरू में अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं यानी जो दुनिया में जो मानव विकास की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसको यानी जो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस दृष्टिकोण में मानवीय विकल्पों को क्या करता है, नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी जो ज़रूरतों के प्रावधान है उसको मुख्य रूप से जोड़ दिया गया था। यह मूलभूत आवश्यकता है यानी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी वो कौन सी ज़रूरतें हैं, जो एक व्यक्ति को यानी जीवित रहने में और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होती है, इसी चीज़ पे जोर दिया गया था। इस दृष्टिकोण में 6 बुनियादी ज़रूरतें की पहचान की गई है। तो आपको देखने हैं कौन सी ज़रूरतें हैं 6। पहला है आपका क्या है, स्वस्थ, यानी जो 6 बुनियादी ज़रूरतें थी उसमें पहला क्या है, स्वस्थ
स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए उचित स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग। दूसरा क्या है? शिक्षा। तो दूसरा यानी जो सेकंड क्या है वो जरूरत यानी बुनियादी चीज़ शिक्षा है, स्कूलों और कॉलेजों का प्रावधान। और तीसरा में क्या है आपका? भोजन, दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौष्टिक भोजन। और चौथा में आपका क्या है? स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। और यानी पांचवा क्या है? स्वच्छता, स्वच्छता बनाए रखने के लिए उचित स्वच्छता सुविधा। और आपका लास्ट में क्या है? 6 में बुनियादी सुविधाओं के साथ उचित आवास स्थान। तो यानी हम लोगों ने देख लिया यानी 6 बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर ILO ने यानी जो ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये प्रस्तावित किया था। चलिए इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यानी चैप्टर 4 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट में यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसको कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। और हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे जुड़ के कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो हम लोगों ने इसी के साथ चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।